एपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं अर्चना वर्मा समकालीन साहित्य चिंतन के अंतर्गत स्त्री की साहित्य दृष्टि इस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप साहित्य की स्त्री दृष्टि को समझ सकेंगे, साहित्य दृष्टि से विश्लेषित हिंदी साहित्य की पुनर्व्याख्या समझ सकेंगे, स्त्री साहित्य की प्रमुख मान्यताओं से अवगत हो सकेंगे, स्त्री साहित्य में अभिव्यक्त स्त्री की मनोकांक्षा से परिचित हो सकेंगे, स्त्री दृष्टि की सीमाओं को भी जान सकेंगे। साहित्य की स्त्री दृष्टि, इसका संबंध समकालीन साहित्य चिंतन के साथ है, यानी एक ऐसी दृष्टि जिसके बारे में हमने अभी सोचना समझना शुरू किया है। यह साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से अलग एक चीज़ है और आधुनिक काल से भी बाद में चलकर उत्तर आधुनिक काल में हमारे ध्यान के केंद्र में आई है। इसकी वजह यह है कि उत्तर आधुनिक काल में आकर ये महसूस किया गया कि जिन चीज़ों को हम सार्वभौम मान लेते हैं, शाश्वत मान लेते हैं, वे असल में सार्वभौम और शाश्वत नहीं होती, बल्कि समाज में जिनका वर्चस्व है उनके हितों को, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को, उनके अनुभवों को सार्वभौम की तरह सबके ऊपर मढ़ देती है। असल तो ये है कि हम समाज में जिस स्थिति में होते हैं, यानी हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा वर्ग, समाज में हमारी जगह और लैंगिकता भी इसका एक हिस्सा है, उससे तय होता है कि हम सत्य को, अनुभव को, जीवन को कैसे देखते और समझते हैं। जिसका वर्चस्व है वो चीज़ों को जिस तरह देखता है, उस तरह जाहिर है वो व्यक्ति नहीं देख सकेगा जो उसके वर्चस्व के अधीन है या उसके वर्चस्व के कारण शोषित और पीड़ित है। हमारी आज की सामाजिक संरचना, कहना चाहिए कि सदियों के इतिहास से लेकर अब तक की सामाजिक संरचना की बनावट पितृसत्तात्मक है, यानी ऐसी एक संरचना जिसमें पुरुष को स्त्री की अपेक्षा न केवल वरिष्ठता बल्कि वर्चस्व और उत्पीड़न की क्षमता और अधिकार भी प्राप्त। इसलिए पुरुष जिसे सत्य कहता है, स्त्री के लिए वो शायद उसके उत्पीड़न का कारण हो और उसे वे बिल्कुल किसी ही दूसरी ही दृष्टि से देखने में अपने आप को अधिक सहज पा रही हो। साहित्य की स्त्री दृष्टि यही सोच रखते हुए स्त्री की दृष्टि से उस साहित्य का मूल्यांकन करती है जिसे मुख्यतः या तो पुरुष ने ही रचा है या अगर स्त्री ने रचा भी है तो उस समाज का अंग होते हुए जिसमें उसने पुरुष की दृष्टि को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। स्त्री दृष्टि के अर्थ और अवधारणा पर विचार करने चलें तो हम पाएंगे कि हमारे पास अपने भारतीय साहित्य में, केवल हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि लगभग हर भारतीय भाषा के साहित्य में स्त्री दृष्टि केंद्र में आई और उसके अनुसार साहित्य की रचना भी हुई और साहित्य पर विचार भी शुरू हुआ। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि मूल रूप से हमारे पास ये दृष्टि यूरोप से और अमेरिका से आई है। वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ऐसा एक परिवर्तन समाज में घटित हुआ कि जब जनता का अधिकांश पुरुष वर्ग युद्ध क्षेत्र में मोर्चों पर लड़ रहा था, तब देश के भीतर आंतरिक व्यवस्था स्त्रियों ने संभाली थी। पुरुषों के लौट आने के बाद स्थिति ये उत्पन्न हुई कि औरतों से उम्मीद की गई कि वो अपने घरों को वापस जाएंगी और वापस घरेलू कामकाज संभालेंगी। लेकिन स्त्रियां तब तक इतनी जागरूक हो चुकी थीं, इतनी अधिकार संपन्न भी हो चुकी थी कि इस तरह हथियार डाल देना इस मोर्चे पर उन्हें मंजूर नहीं हुआ।
और इस तरह से आधुनिक काल में स्त्री की चेतना का एक संघर्ष वहाँ शुरू हुआ, जिसमें शुरुआत हुई वोट के लिए स्त्री के अधिकार की। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस दृष्टि से असल में भारत में स्त्री को पहले ही थोड़ा बहुत खुलापन प्राप्त हो चुका था, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम में वो पुरुषों के साथ बाहर निकलने के लिए प्रेरित भी की गई थी। उसके लिए शिक्षा के द्वार भी खुले थे और स्वाधीनता के संघर्ष में उसने यथासंभव हिस्सा भी लिया था। तो इस तरह से स्त्री मुक्ति की, स्त्री दृष्टि के लिए एक खुलेपन की, स्त्री के अस्तित्व के लिए एक स्वीकृति की शुरुआत भारत में पुरुषों के सहयोग से स्वाधीनता संग्राम के दिनों में ही हो चुकी थी, जबकि पश्चिम में स्त्री को हर वस्तु के लिए संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना पड़ा। तब तक भारत में, क्योंकि हम लोग मूल रूप से एक परिवार प्रधान संस्कृति हैं, अतः स्त्री की दशा और यूरोप में स्त्री की दशा, इन दोनों के बीच जो अंतर है उसमें शायद स्वाभाविक रूप से स्थिति ये है कि भारत में हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो सरोकार हैं, लड़ाइयाँ मैं उसे जानबूझ करके नहीं कह रही हूँ, वे यूरोप की स्त्री की अपेक्षा अधिक सौम्य है। तो यूरोप में स्त्री दृष्टि जब अतिशय उग्र रूप धारण कर चुकी थी, लगभग उस समय भारत में स्त्री दृष्टि अपेक्षाकृत सौम्य रूप में सामने आई। इसकी शुरुआत में एक चीज और जोड़ देनी चाहिए कि 1975 के आसपास स्त्री अधिकार का एक मांग पत्र यूनाइटेड नेशंस में प्रस्तुत किया गया, वहां स्वीकृत हुआ और उसके ऊपर वहां भागीदार अनेक देशों ने हस्ताक्षर किए, भारत भी उसमें एक हस्ताक्षरी था। तो 1975 में इस तरह से स्त्री दृष्टि के उत्थान का दूसरा दौर शुरू होता है और उसका एक सही कार्यक्रम भी बनाया जाता है, और वो केवल साहित्य में नहीं रहता, बल्कि वो इतिहास में, भूगोल में, कानून में, राजनीति में तरह तरह से स्त्री के लिए एक उपयुक्त अधिकार की मांग बनकर सामने आता है। तो इस तरह से स्त्री की सामाजिक सत्ता में भी परिवर्तन होता है, स्त्री के अस्तित्व बोध में भी परिवर्तन होता है, स्त्री की अपनी जो कहना चाहिए आत्म छवि है, अपनी प्रतिमा है, उसमें भी परिवर्तन होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि स्त्री की साहित्यिक दृष्टि भी एक नया रूप रखकर हमारे सामने आती है। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान जो हमारे स्त्री दृष्टि के पहले दौर की अभिव्यक्तियां हैं, उनकी तुलना में 1975 के बाद का जो स्त्री साहित्य है, लेखन की दृष्टि से भी, विचार की दृष्टि से भी अधिक स्वच्छंद, अधिक सशक्त और कुछ अंशों में कहीं अधिक उग्र भी दिखाई देता है। तो स्त्री दृष्टि से देखने का अर्थ वास्तव में है क्या? हमने जो अभी एक बात कही थी कि इतिहास में, समाज में हमारी जगह इस बात को तय करती है कि हम कैसे देखते हैं उस सत्य को जो वर्चस्ववादी समाज ने हमारे सामने रखा है। तो इसके दो पक्ष हो जाते हैं, एक तो वह जो देख रहा है और दूसरा वह जो उस देखे हुए की समीक्षा कर रहा है। इस तरह एक हम है और एक हमारा वो प्रतिपक्ष है जिसे हम अन्य कहते हैं। यानी केवल स्त्री दृष्टि नहीं, एक दलित दृष्टि भी है, एक अल्पसंख्यक दृष्टि भी है। तो दलित के लिए सवर्ण उसके लिए अन्य है, उसी प्रकार अल्पसंख्यक के लिए अन्य उसका बहुसंख्यक है और स्त्री का अन्य है पुरुष। स्त्री की दृष्टि पुरुष के कहे गए सच को आलोचना की दृष्टि से देखने वाला एक मूल्यांकन है। स्वयं अपनी रचना में भी अब तक जिस तरह वो पुरुष समाज को देखती आई थी, उससे भिन्न तरह से देखने का एक तरीका है। अब तक पितृसत्ता ने उसे कुछ भूमिकाएं सौंपी थी, उसके चरित्र के लिए उसे कुछ आदर्श सुझाए थे,
उसके सामने अब उसकी अपनी जिंदगी, अपनी छवि तो बदल रही है, लेकिन जो भूमिका उसके पास है वो अभी तक वैसी ही बनी हुई है। पुरुष उसे अपनी कसौटी पर अभी वैसे ही कसता चला जा रहा है जैसे कि उसने अब तक देखा था, और स्त्री अब उस तरह देखे जाने से भी इनकार कर रही है और उस तरह देखने से भी इनकार कर रही है। तो इस तरह स्त्री दृष्टि की अर्थ और अवधारणा में हम चाहे रचना में देखें चाहे आलोचना में देखें, एक तनाव दिखाई देता है, एक विरोध दिखाई देता है। वो इस तरह से देखती और समझती है पुरुष के लेखन को कि इसने हमें अपनी इच्छा, अपनी रुचि, अपनी आवश्यकता के अनुकूल ढालने की कोशिश की है और इसमें हमारे प्रति अन्याय भी किया गया है। तो इस दृष्टि से देखते हुए उसने अपने लिए अपनी एक नई छवियां रची हैं और यही मूल रूप से स्त्री दृष्टि का अर्थ भी है और अवधारणा भी। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता को केंद्र में लाकर उसे मनुष्य रूप में समझे जाने की आवश्यकता पर बल देता है। इसलिए यह अनिवार्य रूप में समाज के विभिन्न संस्थाओं, परिवार, विवाह, धर्म, न्याय, मीडिया और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को स्त्री के संदर्भ में देखता है। मनुष्य की सभ्यता का इतिहास जैसे जैसे पुरुष केंद्रित होता चला गया था, समाज में स्त्री का स्थान भी गौण अथवा अन्य होकर रह गया था। स्त्री पुरुष के लिए एक वस्तु बनकर रह गई थी। उसके होने की सार्थकता पुरुष की सहयोगी के रूप तक सिमट गई थी। राजनीतिक सत्ता एवं धर्म का संरक्षण पाकर इस सामाजिक हठधर्मिता ने कालांतर में संस्कार का रूप ग्रहण कर लिया। इस प्रकार समाज स्त्री अस्मिता को स्वतंत्र मनुष्य के रूप में न मानकर पुरुष की पूरक इकाई के रूप में मानने लगा। ये समय और समाज को एकांगी अथवा खंडित दृष्टि से देखने और उसे ही स्वस्थ समग्र दृष्टि, चिंतन, दर्शन एवं इतिहास का नाम देने की हठधर्मिता का उदाहरण है। साहित्य की स्त्री दृष्टि वर्चस्ववादी ताकतों के इस दृष्टि दोष को दूर करने का प्रयास करती है। साहित्य की पुंसवादी दृष्टि, जहां अपनी सुविधा और मनोरथ के अनुकूल स्त्री की संपूर्ण अस्मिता को परिभाषित करने का बौद्धिक सांस्कृतिक प्रपंच है, वहीं साहित्य की स्त्री दृष्टि स्त्री की आकांक्षाओं और संघर्ष का प्रतिबिंब है। यह दृष्टि अपनी बात कहने के पहले परंपरा पोषित पूर्वाग्रहों को तोड़ने और पूरक पक्ष पुरुष के भीतर स्त्री के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने की मांग करती है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था के पुनरीक्षण का बीड़ा भी उठाती है। साहित्य की स्त्री दृष्टि 4 रूपों में क्रियाशील दिखाई देती है। साहित्य में स्त्री की स्वाभाविक और सहज भावनाओं, अनुभूतियों को दर्ज करने का प्रयास। पुरुष दृष्टि से रचित साहित्य का पुनर्पाठ। साहित्य सृजन द्वारा अपनी मनोकांक्षाओं की अभिव्यक्ति। लैंगिक पूर्वाग्रहों से मुक्त एक समग्र मनुष्य समाज की निर्मिति का स्वप्न। स्त्री ने साहित्य रचना शुरू की, आलोचना बहुत बाद में। आलोचना का काम बहुत समय तक पुरुष ही करता रहा और पुरुष उसी नजर से स्त्री के साहित्य का मूल्यांकन करता रहा जिसके अनुसार वह स्त्री को सही या गलत छवियों में रखकर देखता था, जो उसके अधिक अनुकूल था। उदाहरण के लिए उसके लिए मीरा के विद्रोह भाव की अपेक्षा भक्ति भाव को देखना ज्यादा सुविधाजनक, जबकि स्त्री अगर देखेगी तो इसको बिल्कुल उलट करके देखेगी। तो स्त्री दृष्टि के इस समकालीन उद्भव के बाद भी साहित्य की लगभग प्रत्येक विधा में पुरुषों ने अपना दबदबा कायम रखा। आदिकाल से रीतिकाल तक की साहित्यिक परंपरा में मीराबाई जैसी चंद उल्लेखनीय स्त्री रचनाकार ही हैं जो कि साहित्य के इतिहास की पुस्तकों में दर्ज की गई हैं। वे भी औसत पाठक की सहज स्वाभाविक स्मृति से नहीं टकराती। वे या तो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में पग घुंघरू बांध नाचती भक्त हैं
या सूरदास रसखान की परंपरा में बसो मेरे नैनन में नंदलाल का आह्वान करती कातर प्राणी। आश्चर्य नहीं कि भक्त कवयित्री की संज्ञा देकर हिंदी की परंपरावादी आलोचना ने मीराबाई के समूचे साहित्यिक अवदान को अदृश्य कर दिया है। स्त्री दृष्टि उसे यूं देखेगी कि मीरा राजसत्ता, कुल और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देकर अपनी स्वतंत्र राहों का अन्वेषण करने हेतु बाहर की विस्तृत दुनिया में निकली। वे स्त्री चेतना की पर्याय बनी। गत्यात्मकता, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक आत्मनिर्भरता के चलते वे पूरी पितृसत्तात्मक व्यवस्था से टकराने का मादा रखती हैं। ठीक ऐसा ही दृष्टिदोष सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्यिक मूल्यांकन में भी दिखाई देता है। उन्हें केवल एक कविता खूब लड़ी मर्दानी तक सीमित करके राष्ट्रीय धारा की कवयित्री बना दिया जाता है। उनकी कहानियों का मूल्यांकन ठीक से नहीं होता। उन्होंने कहानियों के माध्यम से न केवल अपने युग की स्त्रियों के मानस को अभिव्यक्ति दी, बल्कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अमानुषिक रूप को भी उद्घाटित किया। इसी तरह शिवरानी देवी जी का भी उदाहरण है। शिवरानी देवी ने अपनी संस्मरणात्मक पुस्तक प्रेमचंद घर में तथा कहानी संग्रह नारी हृदय में जिस निर्भीकता और ईमानदारी के साथ युग सत्य और स्त्री आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दी, पुरुष की स्त्री विरोधी दृष्टि की पड़ताल करते हुए स्वयं स्त्रियों से स्वतंत्र भारत के निर्माण में कूद पड़ने का आग्रह किया, वो उन्हें अनिवार्य रूप से प्रेमचंद का विलोम बनाता है। किंतु इस प्रखर एवं ऊर्जस्वी कहानीकार की हिंदी साहित्य द्वारा निरंतर उपेक्षा होती रही। आलोचना की स्त्री दृष्टि इस सांस्कृतिक प्रपंच को उघाड़ती है। गार्हस्थ्यिक दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ साहित्य साधना करने वाली शिवरानी देवी न केवल प्रेमचंद की पत्नी के रूप में पहचानी जाती हैं, बल्कि उनके कृतित्व को प्रेमचंद द्वारा छद्म नाम से रचित साहित्य कहने का दुस्साहस भी कर लिया जाता है। सीमंतनी उपदेश की रचयिता को अज्ञात हिंदू महिला कहना और उनकी रचना को जमींदोज कर देना साहित्य की पुंसवादी दृष्टि के समकक्ष स्त्री दृष्टि को विकसित न होने देने की कुत्सित कोशिश है। बंग महिला के साहित्यिक अवदान को प्रकाश और चर्चा में लाकर हिंदी आलोचना 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में स्त्री चेतना के विकास में साहित्य एवं समाज की भूमिका पर गौरवान्वित होती रही। किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि बंग महिला नाम के पीछे जो छुपी थी स्त्री, उसका अपना नाम भी था, राजेंद्र बाला घोष। बावजूद इसके स्त्री दृष्टि इस प्रश्न को केंद्र में रखकर पुनर्विचार की मांग करती है कि क्यों अज्ञात हिंदू महिला के अस्तित्व को जानबूझकर नष्ट किया गया, जबकि उसका समूचा लेखन पुरुष व्यवस्था के परंपरागत स्वरूप के प्रति स्त्री की सहर्ष स्वीकृति का आख्यान है। यानी कि स्थिति लगभग ऐसी थी कि लिखने पढ़ने को भी शुरू में एक ऐसा अपराध समझा गया जिसके लिए स्त्री को अपने नाम तक को छुपाना पड़ा। यहाँ ये दो उदाहरण आपके सामने हैं, अज्ञात हिंदू महिला, बंग महिला, पर कहानीकारों में मिश्र महिला, कुमायूं महिला ऐसे नाम भी मिलते हैं। जहाँ तक प्रश्न है स्त्री दृष्टि की सैद्धांतिकी का, या कि कहना चाहिए रचना के उन नियमों का जिस पर चल करके वो अपनी अभिव्यक्तियां देती है, या फिर आलोचना के उन सिद्धांतों का जिसके सहारे वो पुरुष की रचना का पाठ करती, उन सिद्धांतों के मूल में अभी तक कोई जड़ हुए शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। मूल रूप से बात यह है कि वो पुरुष के संदर्भ में अपनी अस्मिता को पढ़े जाने का विरोध करती है। स्त्री लेखन के लिए आत्माभिव्यक्ति जितनी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है स्त्री की स्वतंत्र भास्वर अस्मिता पर कुठाराघात करते साहित्य और सांस्कृतिक संरचनाओं का विरोध। महादेवी वर्मा पुरुष रचित साहित्य में चित्रित स्त्री की छवि के प्रति पहले ही असंतोष व्यक्त कर चुकी है। श्रृंखला की कड़ियां में वे लिखती हैं, पुरुष द्वारा नारी का चरित्र
अधिक आदर्श बन सकता है, परंतु अधिक सत्य नहीं। विकृति के अधिक निकट पहुंच सकता है, किंतु यथार्थ के अधिक समीप नहीं। पुरुष के लिए नारीत्व अनुमान है, किंतु नारी के लिए अनुभव। अतः अपने जीवन का जैसा सजीव चित्र हमें वो दे सकेगी, वैसा पुरुष बहुत साधना के उपरांत भी शायद ही दे सके। ये बात उन्होंने घर और बाहर नामक निबंध में कही। वर्जीनिया वुल्फ भी कहती है कि पुरुष द्वारा रचित साहित्य में स्त्री के अंतर जगत को जानने की उत्सुकता नहीं, बल्कि उसे अपनी मर्दानगी की प्रयोगशाला बनाने की लालसा है। उनकी दृष्टि में पुरुष पुस्तकों को एक ऐसा मायावी दर्पण बना देना चाहते हैं जिसमें मर्दों की आकृति को उनके स्वाभाविक आकार से दोगुना करके दिखलाने की जादुई और मजेदार शक्ति हो। इसीलिए नेपोलियन और मुसोलिनी दोनों औरतों की हीनता पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि अगर वे हीन नहीं होंगी तो वे बड़ा नहीं बन पाएंगे। अगर वो सच बोलना शुरू कर देगी तो दर्पण की आकृति सिकुड़ने लगेगी। दर्पण वाली तस्वीर की महत्ता अपार है, क्योंकि इससे जीवनी शक्ति भर जाती है, स्नायु तंत्र उत्तेजित हो जाता है। इसको हटा लीजिए और मर्द उसी तरह मर जा सकते हैं जैसे नशेड़ी को कोकीन न दीजिए तो वो मर जाता है। साथ ही वर्जीनिया वुल्फ इस तथ्य को रेखांकित करना भी नहीं भूलती कि अगर मर्दों द्वारा लिखे गए कथा साहित्य के अतिरिक्त औरतों का कहीं और अस्तित्व न होता तो उनकी कल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण प्राणी के रूप में की गई होती, अत्यंत विविधतापूर्ण, बहादुर और अधम, अद्भुत और घिनौनी, अनंत रूपवती और चरम विकराल, उतनी ही महान जितने की मर्द। कुछ का कहना है कि और भी ज्यादा महान। लेकिन ये औरत तो कथा साहित्य में है। वास्तविकता में जैसा प्रोफेसर ट्रेवेलियन बताते हैं, उसे ताले में बंद किया जाता था, पीटा जाता था, फर्श पर पटका जाता था। काल्पनिक रूप से उसका महत्व सर्वोच्च है, व्यावहारिक रूप से वो पूर्णतया महत्वहीन है। कविता में पृष्ठ दर पृष्ठ वह व्याप्त है, इतिहास में वो अनुपस्थित है। कथा साहित्य में वो राजाओं और विजेताओं की जिंदगी पर राज करती है। वास्तविकता में वो किसी भी लड़के की गुलामी करती है जिसकी माँ बाप उसकी उंगली में एक अंगूठी ठूंस देते हैं। साहित्य में कुछ अत्यंत प्रेरक शब्द, कुछ अत्यंत गंभीर विचार उसके होठों से झरते हैं। असली जिंदगी में वो कठिनाई से पढ़ पाती है, कठिनाई से बोल पाती है, और वह केवल अपने पति की संपत्ति है। यथार्थ और अभिव्यक्ति के बीच ठीक वही फांक है जो हिंदी साहित्य के रीतिकालीन साहित्य में स्त्री को सौंदर्य, विलास, सत्ता और समृद्धि की प्रतिमूर्ति बनाकर प्रणयी पुरुष को उसका कृपाकांक्षी बनाती है। रीतिकालीन साहित्य रोज रोज की कठोर जिंदगी जीती स्त्री के संघर्ष और आकांक्षा का चित्र नहीं करता। आधुनिक काल की संधि पर आकर जरूर ऐसा होता है कि भाग्यवती के रूप में स्त्री को एक पहचान दी जाती है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आधुनिक काल स्त्री के प्रति समस्त पूर्वग्रहों, दुराग्रहों को छोड़कर उसे चेतन एवं व्यक्तित्व संपन्न नागरिक बनाने में जुट गया है। साहित्य की स्त्री दृष्टि एक गहन तल स्पर्शी आलोचना दृष्टि के साथ नवजागरण के एजेंडे को समझ लेना चाहती है। सामाजिक कुरीतियों का विरोध, स्त्री शिक्षा का प्रसार एवं स्त्री की स्थिति बेहतर बनाने के लिए कानूनी अधिकारों का प्रावधान है। ऊपरी दृष्टि से नवजागरण स्त्री शिक्षा का पाठ्यक्रम लड़कों के पाठ्यक्रम से अलग सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, मामूली गणित एवं व्याकरण तक सीमित रखना भर था।
भारतेंदु भी कहते हैं लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वो अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। समाज सुधार आंदोलन के समानांतर सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद की लहर का जोर पकड़ना दरअसल भारतीय संस्कृति को अंग्रेजों से बचाने की आड़ में स्त्रियों को घर की चौहद्दी तक बांधे रखने का सुनियोजित षड्यंत्र है। इसलिए स्त्री दृष्टि जब प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा जैसे मानवतावादी स्त्री चिंतकों की रचनाओं का अनुशीलन करती है, तो सहानुभूति की पहली परत उतरते ही ये रचनाकार स्त्री की सामाजिक सांस्कृतिक हीनता की अवधारणा का पोषण करते नजर आते हैं। इस तरह पुरुष द्वारा रचित साहित्य का पाठ पुनर्पाठ करके, पुरुष की आलोचना की समालोचना करके स्त्री दृष्टि अपनी धरती पर खड़ी होती है और अपने मूल्यों की स्थापना करती है। स्त्री आलोचना का दूसरा पक्ष पुरुष रचित साहित्य की तुलना में उसी समय के स्त्री रचित साहित्य को रखकर देखना है। एक सी परिस्थितियों में शायद कभी कभी एक सी ही थीम्स के ऊपर पुरुष जो देख रहा है और कह रहा है, उसकी तुलना में स्त्री क्या देख रही है और कह रही है। बेशक उस दौर का अधिकांश स्त्री लेखन पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा दी गई दृष्टि से ही संचालित होता है, जिनमें हम बंग महिला का नाम लें, चंद्र किरण सोनरेक्सा, उषा देवी मित्रा, कमला चौधरी इत्यादि अनेक कहानीकार। लेकिन स्त्रियों के मूलभूत मुद्दों और स्त्री मानस की अभिव्यक्ति के निगूढ़तम क्षणों में वो अपनी नैसर्गिक ऊर्जा को अभिव्यक्त भी कर देता है। स्त्री दृष्टि के साहित्य का पुनर्पाठ एक और तथ्य को प्रकाश में लाता है कि निबंध और संपादकीय में पुरुष रचनाकार सजग नागरिक के रूप में स्त्री अधिकारों की पैरवी करते दिखते हैं, किंतु अपने सर्जनात्मक साहित्य में पात्रों एवं घटनाओं के आपसी द्वंद्व में वे अनजाने ही परंपरा पोषित पूर्वग्रहों से संचालित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए विधवा विवाह के समर्थन में निबंधकार भारतेंदु की टिप्पणियां नील देवी नाटक में विधवा विवाह के पक्ष विपक्ष में आयोजित डिबेट का रूप ले लेती हैं। लेखक के लिए एक बेहद सुविधाजनक स्थिति है, क्योंकि अब उसे किसी एक पक्ष में खड़े होने की बाध्यता नहीं है। इसके ठीक विपरीत उसी काल का स्त्री लेखन स्टैंड लेकर अपने मंतव्यों को दृढ़ता एवं स्पष्टता के साथ पाठक तक संप्रेषित करता है। विधवा विवाह के संदर्भ में भारतेंदु की दृष्टि का ढुलमुलपन उनकी धर्म ग्रहीता मल्लिका देवी के उपन्यास कुमुदनी में डिबेट की व्यर्थता से ऊपर उठकर कर्तव्य का रूप लेता है, जहां लेखिका अपनी विधवा नायिका का न केवल प्रेम विवाह संपन्न कराती है, बल्कि विवाह के अनुष्ठान धर्मी उत्सव का परित्याग कर स्त्री जीवन को बंदी बनाने वाली सांस्कृतिक अर्हताओं को अंगूठा दिखाती है। इसका रचना काल 1878 से 1880 के बीच कभी का है। ठीक यही बात प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला और शिवरानी देवी की कहानी साहस के लिए कही जा सकती है, जहां दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के प्रतिकार के लिए उठी कलम एक कृति निर्मला में स्त्री को सहानुभूति देकर उसकी बेबसी को सींचती है, और दूसरी कृति साहस शिवरानी देवी की रचना है, वो उसे नायकत्व देकर स्वयं स्थितियों से टकराने और अपना रास्ता खोजने की दृढ़ता देती है। स्त्री दृष्टि से साहित्य का पाठ करने पर ज्ञात होता है कि साहित्य में भी स्त्रियां कठपुतलियां हैं, हाशियाग्रस्त हैं और स्त्रियोचित मूल्यों की संवाहक है। एक अन्य तथ्य भी गौरतलब है कि समाज में पुरुष वर्चस्व के कारण संप्रेषण की भाषा पुंसवादी हो गई है।
साहित्य में भी वो ठीक इसी रूप में अभिव्यक्त होती है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा झांसी की रानी को मर्दानी कहना जिस सक्रियता, दृढ़ता, गत्यात्मकता, निर्भीकता और नेतृत्वशीलता जैसे गुणों की ओर संकेत करता है, वे स्त्रियों के लिए आदर्श नहीं बताए गए हैं, वो पुरुषार्थ हैं। जाहिर है इसकी रेंज से स्त्रियां पूरी तरह छूट जाती हैं। वहीं इस तथ्य का उल्लेख किया जाना भी अनिवार्य है कि जितनी भी गालियां समाज में प्रचलित हैं, वे स्त्रियों के अंगों या स्त्री पक्ष के संबंधियों को लेकर हैं, जो भाषिक स्तर पर समाज में स्त्री को घृणित और हीन बनाने के लिए काफी है। स्त्री लेखन स्त्री के तलघर को उसकी सृजनेच्छा के साथ बाहर लाता है। रिश्तों और सांसों की डोर में गुथ कर जीवन जीते हुए वो पाती है कि परंपरा, संस्कृति और साहित्य जिन स्त्री छवियों का आरोपण उस पर करते हैं और उसकी संपूर्ण जीवंतता को सतीत्व में बांधकर उसे पंगु बना रहे हैं, वो उसके चेतन अवचेतन का सत्य नहीं है। वे लिखती हैं क्योंकि आत्माभिव्यक्ति की अकुलाहट उसे रास सुंदरी देवी, जो बंगला की पहली स्त्री आत्मकथाकार की थी, उनकी तरह अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करना सिखाती है। वो पाती हैं कि तमाम आरोपित जड़ता के बावजूद जीवन और जगत के बारे में उसकी दृष्टि, सोच, सपने और असहमतियां हैं, जिन्हें सबके साथ साझा करना दूसरे के संदर्भ में अपने को समझे जाना भी है। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में रचित सीमंतनी उपदेश, हिंदू स्त्री का जीवन, पंडिता रमाबाई का, और स्त्री पुरुष तुलना, तो ताराबाई शिंदे का लंबा निबंध है। इनके जैसी कृतियां भारतीय धर्म ग्रंथों का विश्लेषण करते हुए उन्हें मूलतः स्त्री विरोधी परिभाषित करती हैं। महिमा मंडन के जरिए स्त्री का शोषण करते रहने के कुचक्रों का पर्दाफाश करते हुए पहली बार ये तीनों कृतियां स्त्रियों को सती अथवा रीतिकालीन नायिका के कुहासे से मुक्त करके मनुष्य रूप में देखने का संस्कार देती हैं। सीमंतनी उपदेश की रचयिता के तीखे तुर्ष तेवर परवर्ती स्त्री साहित्य में आत्मान्वेषण की अकुलाहट बनकर उभरे हैं, जो समाज का ध्यान दो बिंदुओं पर केंद्रित करना चाहते हैं। एक, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की संरचना, रणनीति एवं उद्देश्यों से परिचित होने की अनिवार्यता, ताकि स्त्रियों के साथ साथ पुरुष भी समझ पाएं कि उनकी मनुष्यता का आखेट कर आरोपित एवं एकांगी भूमिकाओं को उनकी समग्र अस्मिता पर चस्पा कर दिया गया है। दूसरे, इस तथ्य को रेखांकित किया जाना कि स्त्री मुक्ति स्त्री द्वारा वर्जनाहीन उच्छृंखल जीवन की पैरवी नहीं है, बल्कि वो किसी एक व्यक्ति, संस्था, समाज के घनीभूत दबावों से मुक्त होकर एक संवेदनात्मक विवेकशीलता से जीवन जीने की सामंजस्यपूर्ण दृष्टि है। कृष्णा सोपती के साहित्य में आकर वो स्त्री को कामिनी, रति सुख का सामान की छवि से मुक्त कर स्त्री यौनिकता के सोशल बायोलॉजिकल संदर्भों में केंद्र में लाती है। मृदुला गर्ग के माध्यम से वो मातृत्व और स्त्री पुरुष के संदर्भ में स्त्री की आस्था और स्वायत्तता को उभारती है। लेकिन कहना होगा कि स्त्री दृष्टि की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। दुर्भाग्यवश 21वीं सदी में वैचारिक दृष्टि से शून्य ऐसी युवा पीढ़ी का आविर्भाव कथा और कविता के क्षेत्र में हो चुका है, जो बोल्ड लिखकर सनसनी के माध्यम से नाम कमाना चाहती है। जिस परिमाण में लेखिकाओं की बाढ़ आई है, उस परिमाण में स्त्री प्रश्न पर समाज न संजीदा दिखाई देता है, न संवेदनशील। अपनी कामनाओं से संचालित ये स्त्री सिर्फ अपने लिए समस्त समाज, संस्थाओं और जीवन मूल्यों में परिवर्तन चाहती है। जाहिर है इस प्रक्रिया में वो पूरक दृष्टि से समय एवं समाज का पुनरीक्षण करने की बजाय एकांगी एवं खंडित दृष्टि से अपने मनोवेगों को अभिव्यक्त करने लगती है।
एक सिरा अगर पितृसत्ता का था तो दूसरा सिरा अब मानो विवेकहीनता का है। स्त्री साहित्य को विमर्शों से ऊपर उठने की जरूरत है। स्त्री लेखन को देह केंद्रित होने से बचने की जरूरत भी है। सस्ती लोकप्रियता के लिए सिर्फ सेक्स को केंद्र में रखकर लिखना स्त्री साहित्य के लिए खतरनाक है। निष्कर्ष की तरह अंत में हम कह सकते हैं, साहित्य की स्त्री दृष्टि समाज के पुनर्संस्कार का बीड़ा है। वो अपने आदर्श रूप में अर्धनारीश्वर की परिकल्पना का आख्यान है। लैंगिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर वो पूरे समाज में मनुष्य एवं नागरिक होने का बोध भर देना चाहती है। अर्धनारीश्वर की अवधारणा एक ध्रुव पर खड़े यथास्थितिवादियों पर, संस्कृतिवादियों की जड़ सोच पर कुठाराघात करती है, तो दूसरी ओर दूसरे ध्रुव पर खड़े बोहेमियन स्त्रीवादियों की निरंकुशता को भी अस्वीकार करती है। अर्धनारीश्वर शिव के पर्याय के रूप में नहीं, शिव और शक्ति, संवेदना और विवेक, स्त्री और पुरुष की संयुक्ति का रूपक रचता है, जहां मनुष्य स्वयं अपने भीतर संवेदना के स्तर पर स्त्री है और निर्णय क्षमता के स्तर पर पुरुष। आत्मानुशासन तथा विवेक के साथ वो बदलती परिस्थिति के अनुरूप अपनी दृष्टि को निरंतर परिष्कृत करते रहने की दायित्वशीलता है।